हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंप्लीफाई लॉ विद प्रिया। मेरा नाम प्रिया है और आज का हमारा टॉपिक है महर। ये फैमिली लॉ का टॉपिक है। फैमिली लॉ में मुस्लिम लॉ और ये एक इसेंशियल इंग्रेडिएंट है निकाह का। जैसे कि हमने हिंदू मैरिज में पढ़ा है, सेक्शन 5 में इसेंशियल्स लिखे हुए हैं किसी मैरिज के। तो उसी तरीके से जैसे वहाँ पे लिखा है कि मैरिज के लिए अनसाउंडनेस ऑफ माइंड नहीं होनी चाहिए, 2 हिंदूज होने चाहिए, एज ऑफ मेजॉरिटी। तो उसी तरीके से ये निकाह के इसेंशियल्स हैं, जिस तरीके से सेक्शन 5 में हिंदू मैरिज के इसेंशियल्स दिए हुए हैं। तो निकाह के इसेंशियल्स हैं, उसमें से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसेंशियल है महर। तो देखते हैं ये क्या है। ये एक लीगल राइट होता है एक वाइफ का, जो कि उसका हस्बैंड उसको देता है। और ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। महर का ये मतलब है कि या तो उसको निकाह के टाइम पे हस्बैंड बोले कि मैं तुम्हें मनी दूंगा या प्रॉपर्टी दूंगा, या फिर टीचिंग ऑफ कुरान है, कि मैं तुम्हें कुरान पढ़ाऊंगा। जी हाँ, ये भी एक महर हो सकता है कि निकाह के टाइम पे बोल दिया कि मैं तुम्हें निकाह के बाद कुरान पढ़ाऊंगा, तो ये भी वैलिड है। और ये जो डेट्स है, जी हाँ, ये वही डेट्स है जो आप समझ रहे हैं, खजूर। तो उसको बहुत पायस माना जाता है मुस्लिम कल्चर में, तो इसलिए उसको भी रखा गया है। सेकंड, इट एक्ट्स एज अ कंसिडरेशन फॉर द निकाह। अब कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है निकाह को, क्योंकि उसके जो एलिमेंट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट से मिलते हैं, और जो जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए चाहिए होता है वो सब कुछ निकाह में होता है। जैसे कि एक्सेप्टेंस, ऑफर एंड कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन बोला गया है डावर को, ठीक है। एक्सेप्टेंस क्या होता है, वो जो 3 टाइम्स बोलते हैं, कबूल है, कबूल है, कबूल है, वो एक्सेप्टेंस है। ऑफर क्या होता है, जो काजी साहब देते हैं फ्रॉम द साइड ऑफ द हस्बैंड, तो वो एक ऑफर हो गया। प्रपोजल रखा, एक्सेप्ट किया, कंसिडरेशन दी। तो कंसिडरेशन किसको बोला गया है, जब सारे एलिमेंट कॉन्ट्रैक्ट के मिले तभी तो इसको कॉन्ट्रैक्ट बोला गया है ना। तो कंसिडरेशन भी होगी कहीं ना कहीं, है ना, क्योंकि कंसिडरेशन इज अ इसेंशियल, इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो जब कंसिडरेशन ही नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो निकाह को कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे क्यों। तो कंसिडरेशन किसको बोला गया है निकाह में, महर को, ठीक है। तो ये एक कंसिडरेशन होती है जो कि निकाह के टाइम पर हस्बैंड प्रॉमिस करता है अपनी वाइफ को देने के लिए, और इट इज ऑल्सो मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। नो निकाह विदाउट डावर। तो ये एक, जैसे कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई हैव सेड दैट इट इज एन इसेंशियल इंग्रेडिएंट। तो अगर ये नहीं हुआ, वेयर देयर इज नो डावर, देयर इज नो निकाह। इज इट ट्रांसफरेबल, इज इट हेरिटेबल? सो यस, इट इज वेरी वेल हेरिटेबल। अगर वाइफ की डेथ हो गई है अनफॉर्चुनेटली और उसकी डावर बंधी थी, समझो सपोज एट द टाइम ऑफ निकाह उसके हस्बैंड ने प्रॉमिस किया था उसको कि वो 8,000 रुपीज देगा। ये डावर उसको मिलनी थी। निकाह के टाइम पर ये साइन हुआ था कि निकाह के बाद मैं आपको 8,000 रुपीज दूंगा। अगर वाइफ मर गई है उसका, या फिर वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो कब नहीं इंटरेस्टेड होगी, जब वो अनसाउंड हो गई होगी या फिर फिजिकली इतनी ज़्यादा इल हो गई है, तो उस कंडीशन पे वो हेरिटेबल या ट्रांसफ़र भी हो सकती है, उसके बच्चों को मिलेगी वो, मतलब हस्बैंड अपने बच्चों को देगा। तो यस, इट इज़ ट्रांसफर। अब देखते हैं लिमिट्स ऑफ डावर, कितनी डावर हो सकती है। जैसे कि मनी के फॉर्म में मैंने बोला कि ये मनी के फॉर्म में होती है, तो कितने हाउ हाई सो एवर तक ये जा सकती है, और मिनिमम भी देखेंगे हम, अगर मैक्सिमम देख रहे हैं तो शियाज एंड सुन्नीज दो स्कूल्स, दो कास्ट के लॉज हम इसमें देखते हैं। इम्पॉर्टेंट भी है बिकॉज इन दोनों के जो लॉज हैं उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। शियाज कुछ फॉलो करते हैं, सुन्नीज कुछ फॉलो करते हैं। तो जब भी हम मुस्लिम लॉ पढ़ते हैं, शियाज एंड सुन्नीज के लॉज अलग अलग हमें पढ़ने के लिए मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मूटा मैरिज की बात करें, तो मूटा मैरिज सुन्नीज में तो रिकॉग्नाइज ही नहीं है, शियाज में है वो रिकॉग्नाइज्ड। तो इसी तरीके से हम डावर भी शियाज एंड सुन्नीज में पार्ट करके देखेंगे, क्योंकि इन दोनों में अलग अलग तरीके से इसको रेगुलेट किया जाता है। तो जो शियाज हैं उनमें 500 दिरहम की अपर लिमिट्स है, यानी कि 500 दिरहम से ज़्यादा मनी के फॉर्म में डावर नहीं बांध सकते आप। और जो सुन्नीज हैं उसमें कोई अपर लिमिट नहीं है, कितनी भी मर्जी डावर देने का आप प्रॉमिस निकाह के टाइम पर अपनी वाइफ को कर सकते हो।
ऑन द अदर हैंड अगर लोअर लिमिट्स देखें तो शियाज में नो लोअर लिमिट्स, कितना भी नीचे जा सकता है अमाउंट, और जो सुन्नीज में है उसमें मिनिमम 10 दिरहम तो रहेगा ही रहेगा। तो अपर लिमिट नहीं है, यहाँ पे लोअर लिमिट है। और आगे देख टाइप्स ऑफ डावर देखते हैं, स्पेसिफाइड डावर एंड अनस्पेसिफाइड डावर। जो अनस्पेसिफाइड डावर होती है उसको महरे मिसी भी बोला जाता है, और जो ये स्पेसिफाइड डावर है इसको महरे मुसम्मा भी बोला जाता है। तो ये जो स्पेसिफाइड डावर होती है ना, ये भी 2 टाइप की होती है, इसको हम बाद में देखेंगे। जो स्पेसिफाइड डावर होती है पहले उसका मीनिंग देखते हैं। स्पेसिफाइड डावर है जो एट द टाइम ऑफ मैरिज फिक्स हो रही है, उसको स्पेसिफाइड डावर बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि निकाह नामा पढ़ा जा रहा है, निकाह हो रहा है, उसी टाइम पे डावर भी बन गई कि हस्बैंड ने प्रॉमिस कर दिया कि वो उसको आफ्टर मैरिज प्रॉपर्टी देगा, उसी टाइम पे फिक्स हो गई, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफाइड डावर। और जो अनस्पेसिफाइड डावर है वो उस टाइम पे फिक्स नहीं हो रही है, निकाह के टाइम पे वो फिक्स्ड नहीं हो रही है, वो कब फिक्स हो रही है, आफ्टर मैरिज फिक्स हो रही है, ठीक है। तो उसको बोलेंगे अनस्पेसिफाइड डावर। और आफ्टर मैरिज कौन करेगा उसको फिक्स, या तो पार्टी कर सकती है अपनी कंसेंट से, म्यूचुअल कंसेंट से, या फिर काजी जो होते हैं उनमें वो काजी फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। पार्टीज अपनी कंसेंट से भी कर सकते हैं, लेकिन महर होगी जरूर क्योंकि वो एक इसेंशियल टर्म है, ठीक है। तो ये है स्पेसिफाइड। और जो ये है अनस्पेसिफाइड। और ये जो स्पेसिफाइड है ना, जो मैंने कहा कि एट द टाइम होगी, वो 2 तरह की हो सकती है। एट द टाइम जो होगी ना डावर फिक्स, वो एट द टाइम 2 टाइप की हो सकती है। कौन कौन से टाइप वो हम देखते हैं। स्पेसिफाइड डावर 2 टाइप्स की होगी, प्रॉम्प्ट डावर और होगी डेफरेंट डावर, ठीक है। जो प्रॉम्प्ट डावर है उसको कहते हैं महरे मुअज्जल, और जो डेफरेंट डावर है उसको कहते हैं महरे मुवज्जल। बहुत कम डिफरेंस है स्पेलिंग में। तो ठीक है, देखते हैं प्रॉम्प्ट डावर किसे बोलते हैं। प्रॉम्प्ट डावर का मतलब है इमीडिएटली जो पेबल हो जाए, ठीक है। सपोज स्पेसिफाइड डावर है और ये बोला गया है कि जैसे ही मैं बोलूँ वैसे ही मुझे मेरे पैसे मिल जाएं, ऑन द डिमांड, ठीक है। और वो जो डिमांड है ऑन द डिमांड, और वो जो डिमांड है एनी टाइम वो मेड हो सकती है, ठीक है। इमीडिएटली मिलेगी ऑन द डिमांड, और वो डिमांड भी एनी टाइम वाइफ रख सकती है। ऐसी डावर को बोलेंगे प्रॉम्प्ट डावर, ठीक है। मैंने बोला कि मेरे को 8,000 मुझे 8,000 की डावर हस्बैंड ने दी है, और मैं बोल रही हूँ कि मैं जब मांगू मुझे तभी की तभी दे देना। तो ठीक है, ये कौन सा नेचर हो गया, ये हो गया प्रॉम्प्ट डावर का। डेफरेंट डावर का क्या मतलब है। डेफरेंट डावर का मतलब है ये ना किसी हैपनिंग इवेंट पे बेस्ड होती है, ये तभी की तभी नहीं मांगी जा सकती। जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा कि डिमांड पे होगी, और डिमांड मेड एनी टाइम, ये एनी टाइम इस पे इसकी डिमांड नहीं कर सकती वाइफ। ये किसी हैपनिंग इवेंट पे, किसी कंडीशन के फुलफिल होने पर ही इसकी डिमांड की जा सकती है। सपोज अगर मैंने बोला कि डावर बंधी कि अगर इन फ्यूचर मेरा हस्बैंड कभी स्मोक करता है तो मुझे उससे पैसे चाहिए, वो स्मोक ना करे, ताकि मैंने वो इसलिए उसके लिए एक डावर रखी। सपोज मैंने रखा 10 लाख रुपीज़। अगर इफ़ इन केस माय हस्बैंड टेक्स सिगरेट, सो उस टाइम पे वो क्या देगा, मुझे 10 लाख रुपीज़ देगा, ताकि सो दैट वो ना करे इन फ्यूचर कभी स्मोक, ठीक है। तो जब अब एनी टाइम नहीं मांग सकती है ना वाइफ इसको, वो तभी मांग सकती है जब उसका हस्बैंड स्मोक करेगा। तो ऐसे नेचर को बोलते हैं डेफरेंट नेचर, ठीक है। अब एक और एग्जांपल अगर ले लेते हैं कि ठीक है, अगर इन फ्यूचर हस्बैंड ने कभी फिजिकली अब्यूज किया तो उसको डावर पे करनी पड़ेगी। तो ऐसे जो इवेंट्स हैं उनको रोकने के लिए ऐसी डावर रखी जाती है मेनली। तो इसको कहते हैं डेफरेंट डावर। ये किसी हैपनिंग इवेंट पे, किसी कंडीशन के फुलफिल होने पर ही वाइफ क्लेम कर सकती है, उससे पहले नहीं, अनलाइक प्रॉम्प्ट। नेचर ऑफ डावर देखते हैं। स्पेसिफाइड है तो अगर प्रॉम्प्ट है या डेफरेंट है ये पता नहीं चल पा रहा है। अगर ऐसा है तो सुन्नी में 100% उसको, शियाज में उसको क्या माना जाएगा, प्रॉम्प्ट माना जाएगा। डेफरेंट उसको कंसिडर बिल्कुल भी नहीं करेंगे अगर इन केस फिक्स नहीं है। अगर फिक्स है डेफरेंट तो फिक्स है, बट अगर फिक्स नहीं है तो उसको ऑटोमेटिकली क्या माना जाएगा, प्रॉम्प्ट माना जाएगा। बट इन सुन्नीज ऐसा नहीं है, उसको 50% प्रॉम्प्ट मानेंगे और 50% उसको मानेंगे डेफरेंट। नेचर कैन बी चेंज्ड, यस वेरी वेल। पार्टीज अगर चाहें, अगर सपोज प्रॉम्प्ट डावर है
मैंने बोला था कि जैसे ही मैं मांगू वैसे ही मुझे डावर दे देना। हस्बैंड ने बोल दिया था निकाह के टाइम पर ओके। अब शादी हो गई है, मैं उसको चेंज भी कर सकती हूँ कि नहीं अच्छा मुझे ना डावर ये ना अभी नहीं चाहिए, अगर इन एनी केस तुमने स्मोक किया मुझे तब ये पैसे चाहिए। तो हस्बैंड अगर हाँ बोलते हैं तो ठीक है, वो नेचर चेंज हो सकता है। डेफरेंट डावर प्रॉम्प्ट डावर में और प्रॉम्प्ट डावर डेफरेंट डावर में चेंज हो सकती है, बट बाय द म्यूचुअल कंसेंट। एंड म्यूचुअल कंसेंट कैसी होगी? फ्री भी होगी, ठीक है। फ्री कंसेंट दोनों की होंगी, तभी इसका जो नेचर है वो चेंज किया जा सकता है। इफ इन केस हस्बैंड से नो टू गिव डावर, ठीक है, अगर ऐसा कुछ हो गया कि हस्बैंड मना कर रहा है, अगर समझो डिफरेंट डावर थी सपोज, और डिफरेंट डावर कुछ हैपनिंग इवेंट पे बेस्ड थी और वो इवेंट हो चुका है, अब वो वाइफ बोल रही है कि मुझे डावर के पैसे चाहिए, हस्बैंड मना कर रहा है, तो क्या राइट्स हैं वाइफ के पास, कैसे वो डावर ले सकती है? तो राइट टू फाइल अ सूट, वो सूट फाइल कर सकती है। और अंडर आर्टिकल 113 लिमिटेशन एक्ट 3 इयर्स का टाइम बार्ड है। ऐसा नहीं है कि वो मांगती जा रही है, 4-5 साल हो गए, छठे साल में वो केस फाइल कर रही है, ऐसा नहीं है। विद इन 3 इयर्स शी हैज टू फाइल अ सूट, ठीक है। सेकेंड राइट अवेलेबल है, शी कैन रिफ्यूज टू कोहैबिटेशन, शी कैन से नो टू इंटरकोर्स विद हर हस्बैंड, ये भी राइट उसके पास है। थर्ड राइट है राइट टू लीन। नाउ व्हाट डज दिस मीन राइट टू लीन? राइट टू लीन का मतलब है कि वो वाइफ है ना, वो पोजेशन कर सकती है हस्बैंड की प्रॉपर्टी पर, अगर उसको डावर नहीं दे रहा है वो, तो सपोज डावर के पैसे ज़्यादा थे और वो बोल रही है कि अगर मेरी डावर मुझे नहीं दोगे तो मैं ये तब तक प्रॉपर्टी नहीं छोड़ूंगी, तो इसका मतलब है राइट टू लीन। ओके, नाउ इसमें कुछ एक बातें हैं जो इम्पोर्टेंट है। ये राइट टू लीन जो है ना, ये राइट टू एक्वायर पोजिशन नहीं है, ये राइट टू कंटिन्यू द पोजिशन है, ठीक है। फर्क क्या है? एक्वायर का मतलब होता है कि सपोज गुड़गांव में हस्बैंड वाइफ रहते हैं, दोनों में डिस्प्यूट हुआ, डावर देने से मना कर दिया हस्बैंड ने, अब वाइफ बोल रही है कि मैं जो तुम्हारा दिल्ली में घर है ना उसमें जा रही हूँ, ठीक है, और मैं वो खाली नहीं करूंगी जब तक तुम मुझे डावर नहीं दोगे, तो नो, दिस इज नॉट अलाउड। वो गुड़गांव वाले घर में ही रह के उसी घर को पजेस कर सकती है जहाँ पे उसकी जो पोजीशन है वो वैलिड है, जो डावर मांगने से पहले जहाँ पर उसकी पोजीशन थी वहीं पे पोजीशन कंटिन्यू कर सकती है, किसी अदर प्रॉपर्टी पे वो पोजीशन अब नहीं कर सकती। सपोज ऐसा भी हो सकता है कि उसका कुछ बुटीक था, वहाँ पे वो बैठती थी, या कोई शॉप थी, वाइफ वहाँ पर बैठा करती थी, तो उस शॉप पर भी वो कर सकती है क्योंकि वो पहले से भी उसकी पोजीशन में थी, ठीक है। कंटिन्यू पोजीशन है, राइट टू एक्वायर एनी पोजीशन नहीं है। सेकेंड थिंग इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो पोजीशन है ना, ये कोई टाइटल कन्फर नहीं करेगी वाइफ के ऊपर, वो उसको सेल नहीं कर सकती, वो उसको मॉर्गेज पे नहीं कर सकती, वो उसको गिफ्ट नहीं कर सकती, वो एज अ सोर्स ऑफ इनकम उसको यूज़ कर सकती है। सपोज उसने जो प्रॉपर्टी है वो रेंट पे दे दी, तो इस तरह से वो प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकती है, बिकॉज इट डज़ नॉट क्रिएट एनी इट डज़ नॉट कन्फर एनी टाइटल, ठीक है, इसलिए वो उसको सेल नहीं कर सकती। अब सोगा है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, उसका सेक्शन 27 है, उसमें ये बोला भी गया है कि सेल बाय पर्सन नॉट द ओनर, वो ओनर जो प्रॉपर्टी का है ही नहीं, वो प्रॉपर्टी को अगर सेल करता है तो वो अपने आप में ही वॉइड है। तो इसीलिए अगर उसका टाइटल ही उस प्रॉपर्टी पे नहीं है तो वो उसको सेल भी अगर करेगी तो वो भी वॉइड माना जाएगा, तो इसीलिए उसको कोई टाइटल नहीं दिया गया है, वो सिर्फ उसको एज अ सोर्स ऑफ इनकम यूज़ कर सकती है। तो ये थी रेमेडीज। आई होप यू फाइंड इट रेलेवेंट। इफ यू have learned something from this video, so please like this video and subscribe my channel. Thank you so much.